हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबंधु में। तो आईपीएल का 48वां मैच था आज, 48वां मैच था एक तरीके से 2023 आईपीएल के सीज़न में। और मैच था गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स, यानी कि दो जो पिछले बार के फाइनलिस्ट रहे थे और इस सीज़न में जब पहली बार भिड़े थे गुजरात में मैच था तो राजस्थान रॉयल्स ने मैच जीत लिया था। लेकिन जो रिवर्स फिक्सर था उसमें जयपुर में मैच था, राजस्थान रॉयल्स होस्ट कर रही थी डिफेंडिंग चैंपियंस गुजरात टाइटंस को। और उम्मीद की जा रही थी एक बहुत अच्छे मैच की, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं, यहाँ पे मिस मैच हो गया है। 9 विकेट बाकी थे और 37 बॉल बाकी थे, ऑलमोस्ट 6 ओवर बाकी थे। गुजरात टाइटंस ने मैच हरा दिया है राजस्थान रॉयल्स को। वही राजस्थान रॉयल्स एक वक्त पे लग रहा था कि टेबल टॉपर्स हैं, टॉप 2 में फिनिश कर सकते हैं, लेकिन पिछले 5 मैच अगर आप देखो 4 मैचेस वो हार चुके हैं। सिर्फ इकलौता मैच जो चेन्नई के अगेंस्ट था वही जीते थे। उसके अलावा ये टीम जो कि है लगातार आप देखो कि 5 में से 4 मैचेस हार चुके हैं। इसमें अगर आप देखो लखनऊ से पहले हारे, फिर आरसीबी से हारे, फिर एक मैच चेन्नई से जीते, बाद में मुंबई से एक बहुत बड़ा रन चेज में मैच हारे, और यहाँ पे भी आज देखो गुजरात ने भी हरा दिया है। और एक वक्त पे जैसे गाड़ी एकदम स्मूथ पे पटरी पे चल रही थी, लग रहा था कि एक बार फिर से टॉप 4 में एंटर कर लेंगे, टॉप 2 में भी रह सकते हैं, लेकिन एक तरीके से कैंपेन जो कि वो डिरेल हो चुका है। और अभी तो अब देखो थोड़ा सा मुश्किल में फंस चुके हैं। बचे हुए 4 मैचेस में उनको कम से कम 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे क्वालिफिकेशन के लिए। और टॉप 2 में अभी आप देखो टॉप 2 का तो अभी सोच ही नहीं रहे होंगे। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा अभी शायद बैठ के वो सोच रहे होंगे कि मैनेजमेंट में कप्तान हो, कोच हो, किस तरह से चीज़ों को इतना उन्होंने ख़राब कर दिया है। और एक वक्त पे स्मूथली जैसे कहा कि टॉप 4 में एंटर कर रहे थे, लेकिन अभी जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड उसे बना दिया है। तो ऑब्वियसली सभी टीमों के जो प्ले ऑफ सिनारियो हैं, मैं जैसा कि कहा था सुबह भी कि एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो अभी आपको थोड़ी देर में वो वीडियो बना के दूंगा। बट फिलहाल इस वीडियो में इस मैच की बात करेंगे। और जैसे कि जैसा बहुत ही वन साइडेड मैच रहा है, लेकिन फिर भी आपका अगर स्कोर कार्ड अपडेट दे देता हूँ। तो राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीता और कहा हम पहले बैटिंग करेंगे, और सरप्राइजिंगली संजू सैमसन को पता ही नहीं था कि पिच के बारे में, कि एग्जैक्टली पिच कैसी है। जो चेन्नई वाला मैच आपको याद होगा, वहाँ पे तो पिच अच्छा ही खेली थी, हाई स्कोरिंग मैच रहा था। तो लेकिन यहाँ पे शायद थोड़ा सा आइडिया नहीं था संजू सैमसन को पिच कैसी है। उसी वजह से आप देखो कि शायद 3 स्पिनर भी खिला दिए कि शायद स्पिन फ्रेंडली विकेट हो। जेसन होल्डर के जगह पे एडम जाम्पा को लाए थे, तो 2 ही पेसर थे सिर्फ, ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा के रूप में, और 3 स्पिनर अगर आप देखो जो चेन्नई के अगेंस्ट भी खिलाया था। जैम्पा हो गए, फिर आप अश्विन हो गए और चहल हो गए। तो बैटिंग पहले की शुरुआत में जॉस बटलर जल्दी आउट हुए थे, लेकिन संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल ने थोड़ी देर पार्टनरशिप ज़रूर की थी। पावर प्ले में आप देखो कि अच्छा खासा स्टार्ट मिल गया था। आप देखो कि एक समय 47 पे वन थे जब छठा ओवर चल रहा था, बट उसके बाद से चीज़ें बिगड़नी शुरू हुई, और वंस सेकेंड विकेट गिरा उसके बाद विकेट गिरते ही चले गए हैं। तो और इसमें आप देखो एक खास चीज़ ये है कि जॉस बटलर का बहुत ही योगदान रहता है राजस्थान के जीत में। आप वही चीज़ देखो कि जब तक जॉस बटलर इनफॉर्म थे, अच्छा कर रहे थे, राजस्थान जीत रही थी। वंस जॉस बटलर आउट ऑफ फॉर्म हुए हैं, उनसे रन नहीं बन रहे हैं, तो राजस्थान मैच भी हार रही है। इनफैक्ट आप देखो यशस्वी जायसवाल ने ज़रूर रन स्कोर किए थे, लेकिन उसके उनके रनों के बावजूद एक तरह से राजस्थान मैच जीत नहीं पा रही है। और संजू सैमसन का भी आप देखो कि बड़ी पारी नहीं आ रही है, तो वो भी एक तरीके से कंसर्न है। इनके लिए चाहिए होता है कि एटलीस्ट इनके जो टॉप 2 या 3 है उनमें से कम 2 बैट्समैन चले, या एक अंतर खड़ा रहे, जैसा पिछले मैच में हुआ था, यशस्वी जायसवाल ने शतक जड़ा था। तो यहाँ पे देखो जायसवाल सिर्फ 14 रन 11 बॉलों में रन आउट हुए हैं। बटलर जैसा कहा 8 रन 6 बॉलों में। संजू सैमसन ने 30 किए हैं 20 बॉलों में, और निराश होंगे कि जिस तरह से वो आउट हुए, क्योंकि बड़ी पारी खेल सकते थे यहाँ से 60-70 रन की, और टीम को एक अच्छे स्कोर पे पहुँचा सकते थे, लेकिन वो फ्लॉप रहे। बाद में देवदत्त पडिक्कल ने 12 रन किए हैं 12 बॉलों में। और राजस्थान रॉयल्स का भी थोड़ा सा जो लगता है कभी कभार थोड़ा सा ब्रेन फेड मोमेंट आता है। यहाँ पे भी देखो नंबर 5 पे उन्होंने भेज दिया है रविचंद्रन अश्विन को, जिन्होंने 2 रन बनाए 6 बॉलों में। और उसके बाद रियान पराग को नंबर 6 पे यूज़ किया एज इम्पैक्ट प्लेयर। अब वो भी समझ से परे है कि इतनी जल्दी आपने इम्पैक्ट प्लेयर को यूज़ कर दिया, थोड़ा सा बैटिंग कोलैप्स हो गया। तो जो अक्सर हम देखते हैं टीमें बाद में यूज़ करती है इम्पैक्ट प्लेयर बॉलिंग के वाइज, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही जल्दी, शायद 8वां या 9वां ओवर चल रहा था, इंट्रोड्यूस करवा दिया इम्पैक्ट प्लेयर। और वो भी सिमरन हेटमायर और ध्रुव जुरेल जो कि इनफॉर्म बैटर है उनसे पहले, वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। 6 बॉलों में 4 रन है, बाद में हेटमायर आए। हेटमायर का भी इस सीज़न अगर देखो वही है कि जो इनिशियल स्टेजेस थे उसमें कुछ रन आए हैं,
दो तीन अच्छी पारियां आई हैं, थोड़े से अच्छे स्ट्राइक रेट में और अच्छे टाइमिंग पे आई है। और इसमें एक गुजरात वाला मैच भी याद आता है जो उन्होंने फिनिश किया था। तो यहाँ पे देखो उन्होंने 7 किए हैं 13 बॉलों में। ध्रुव जुरेल नंबर 8 पे बैटिंग करने उनको भेजा, 9 रन है 8 बॉलों में। ट्रेंट बोल्टले आके 15 रन किए हैं 11 बॉलों में, एक चौका और एक छक्का। एडम जाम्पा से 7 और संदीप शर्मा ने 2 किए हैं। तो उस तरह देखो कि गिरते पड़ते 118 तक चले गए, ऑल आउट हो गए हैं। और अभी भी आप देखो कि ऑलमोस्ट 2 ओवर बाकी थे। तो बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, और उनसे उम्मीद नहीं होती है इस प्रकार की। अच्छी बैटिंग यूनिट है और ज़्यादातर खिलाड़ी इन्फॉर्म है, चाहे बटलर हो, जायसवाल हो, संजू हो, हेटमायर हो, ध्रुव जुरेल हो। लेकिन वही चीज़ है कि थोड़ा सा गलत वक्त पे एक तरह से बटलर आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं, संजू के बड़े रन नहीं आ रहे हैं। और वंस आप देखो कि इनके टॉप ऑर्डर से रन नहीं आएगी, फिर मिडिल ऑर्डर भी स्ट्रगल करेगी। कभी कभी होता था, मतलब अगर प्रीवियसली देखें तो इधर जॉस बटलर या जायसवाल में से कोई एक खड़ा होता था, तो वो एक तरह से अच्छा कर रहे थे। स्पेशली अगर आप देखो पहले जो 5 मुकाबले रहे हैं, और बाद में भी देखो जायसवाल ने पिछले आई थिंक जो 1-2 मैचेस रहे थे उसमें भी अच्छा किया था। लेकिन वो इनफ नहीं रहे हैं। खासकर इस मैच में आप देखो कि रन नहीं बना पाए बहुत ज़्यादा, तो सिर्फ और सिर्फ 118 पे टीम निपट गई। और वही है कि अब 119 का जो टारगेट था उसको किस तरह से हार्दिक पांड्या की टीम जो कि वो चेज़ करती हुई देखना था। लेकिन उससे पहले अगर बॉलिंग की बात करें गुजरात की, तो ऑब्वियसली उनकी बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यूनिट है, उसमें कोई मतलब डाउट नहीं है कि हमेशा से उनके पास अच्छे गेंदबाज भी रहे हैं और वही काम करते हैं। अब देखो मोहम्मद शमी 4 में 27 दे के 1 आउट किया है, जो पावर प्ले में एक तरह से अपना काम कर देते हैं। फिर हार्दिक पांड्या को 22 रन पड़े हैं 2 ओवर में, 1 आउट उन्होंने भी किया है। राशिद खान ने 4 ओवर में 14 रन दे के 3 आउट किए हैं, मतलब इकोनॉमिकल भी रहे और विकेट भी निकाला। जोशुआ लिटिल ने 4 में 24 दे के 1 आउट किया है। नूर अहमद जो एक और चाइना मैन गेंदबाज जो अफगानिस्तान के ही हैं, उन्होंने 3 ओवर में 25 रन दे के 2 आउट किया है। और अंत में मोहित शर्मा को लाए थे, 5 बॉल उन्होंने डाला है, 5 रन ही दिए हैं। तो ओवरऑल कहेंगे कि बहुत ही बढ़िया बॉलिंग परफॉर्मेंस गुजरात टाइटंस की तरफ से। और जो जिसके लिए वो जाने जाते हैं कि गेंदबाजी उतनी सशक्त है कि उनकी बैटिंग को बहुत ज़्यादा कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता। हालांकि पिछले मैच में 130 का जो टारगेट था उसको थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया था और बाद में वो फिनिश भी नहीं कर पाए थे मैच हार्दिक पांड्या। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके माइंड में प्ले कर रहा था कि इस बार वो गलती नहीं करनी है। छोटे टोटल होगा तो उसको छोटे टोटल के हिसाब से ही देखेंगे और जाएंगे और जल्द से जल्द एक तरह से मैच फिनिश करके आएंगे, उसे डीप लेके नहीं जाएंगे। और स्पेशली हार्दिक पांड्या ज़रूर पम्प्ड अप होंगे, क्योंकि वो खुद भी बिलीव नहीं कर पा रहे होंगे कि मैं इस तरह से कैसे खेल गया, मैं नॉट आउट रह गया फिर भी टीम हार गई। और जिस तरह से उनके स्ट्राइक रेट पे भी सवाल उठे थे, तो कहीं ना कहीं आज उसको उन्होंने भरपाई कर दिया है। और वही देखो कि जो 119 का रन चेस था उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 14 ओवर में ही कंप्लीट कर दिया है और एक ही विकेट गिरा था। स्टार्ट बढ़िया हुआ था। रिद्धमन साहा एक तरफ नॉट आउट रहे हैं, 34 बॉल में 41 रन है, 5 चौके मारे हैं। तो जो उनका नेचुरल गेम होता है वही खेला है, जो उनका काम है वही किया है। शुभमन गिल भी देखो 35 में 36 है, 6 चौके, स्ट्राइक रेट कम है लेकिन क्योंकि रन कम था उस वजह से थोड़ा सा वही मुश्किल विकेट था, थोड़ा सा वहाँ पे एक तरह से वक्त बिता रहे थे। और बाद में देखो हार्दिक पांड्या आए हैं और शायद इन्होंने खुद को एक तरीके से चैलेंज किया कि इस पिच के ऊपर जहाँ पे अच्छी बॉलिंग यूनिट है राजस्थान के पास, मैं जाके हिटें लगाऊंगा और इस मैच को जल्द से जल्द फिनिश करूंगा। तो ताकि जो गलती मेरे से हुई है पिछले मैच में उसको एक तरीके से मैं रेक्टिफाई करूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम आपको याद होगा अंत तक खड़े रह गए थे तो 50 भी किया था लेकिन मैच फिनिश कर नहीं पाए थे। स्ट्राइक रेट पे सवाल थे, हिटिंग जो एबिलिटी थी उन पे ऊपर सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन इस मैच में सब कुछ दूर कर दिया है, ना गेम को डीप लेके गए हैं, क्योंकि आज तो बिल्कुल टाइम ले सकते थे जैसा शुभमन गिल ने लिया। मैच को आराम से लेके 17वें 18वें ओवर में फिनिश कर सकते थे, रन बॉल टाइप के इनिंग्स खेल सकते थे। लेकिन उन्होंने आज कहा कि नहीं, अच्छा मौका है, यहाँ पे मैं अपना स्ट्राइक रेट बढ़ा दूंगा, टीम का नेट रन रेट उसे भी बढ़ा दूंगा। और साथ में एक स्टेटमेंट भी दिया है, देखो कि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, 15 बॉलों में 39 किए हैं, ऑलमोस्ट अब देखो 260 की स्ट्राइक रेट है, 3 चौके और 3 छक्के हैं। तो ताबड़तोड़ बैटिंग की है स्पिनरों के अगेंस्ट और मैच को बहुत ज़्यादा देर तक एक तरह से खींचा नहीं। और जैसा कि कहा कि एनआरआर को भी बूस्ट मिला है और साथ ही एक तरीके से अपने जो स्पॉट हो उसको भी एक तरह से फिक्स कर लिया है कि यहाँ से इनका टॉप 4 से बाहर होना बहुत मुश्किल है। इनफैक्ट अभी तो ये शायद लड़ाई करेंगे कि हमें टॉप 2 में जाना है, जबकि बाकी टीमें लड़ाई करेंगे कि हमें टॉप 4 में कैसे एंट्री मिल जाए। तो ये टीम जो कि वो टॉप 2 की लड़ाई करेगी। अगर बॉलिंग की बात करें राजस्थान की,
तो अब एक ही विकेट गिरा है और 14 ओवर में मैच हारे हैं, तो बॉलिंग कुछ खास रही नहीं होगी। ट्रेंट बोल्ट ने 3 ओवर में 28 दिए हैं। संदीप शर्मा एज यूजुअल 3 ओवर में 19, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन स्पिनरों को हुई है पिटाई। एडम जाम्पा को 3 में 40 पड़े और स्पेशली हार्दिक पांड्या ने उनके ऊपर अटैक किया है। युजवेंद्र चहल 3.5 ओवर 22 रन दे के 1 आउट किया है, इन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। और अश्विन से सिर्फ एक ही ओवर डलवाया है जिसमें उन्होंने 8 रन कंसीड किए हैं। तो ओवरऑल वही देखो कि बहुत बड़ा टोटल नहीं था, और उसको भी आप देखो गुजरात टाइटंस ने बहुत ही ईजिली रन चेज कर दिया है। तो अब देखो इस जीत के बाद गुजरात टाइटंस 14 पॉइंट पे आ चुके हैं और राजस्थान अभी 10 पॉइंट पे ही खड़ी है 10 मैच के बाद। और जैसा कहा कि गुजरात के लिए अब चीज़ें आसान हो गई है, जबकि राजस्थान के लिए थोड़ा सा अभी ट्रिकी सिचुएशन आ गई है। तो खैर आप देखो इस मैच में जहाँ तक गुजरात की बात है, तो बहुत ज़्यादा कुछ उस टीम में प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि हमें पता है कि सिर्फ 3 मैचेस हारे हैं अभी इस सीज़न में, 7 जीत चुके हैं 10 में से, और 3 कहाँ पे मैच हारे हैं। आप देखो KKR वाला मैच जो रिंकू सिंह ने फिनिश कर दिया, वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिनिश था एक। फिर एक मैच हेटमायर ने और संजू ने भी जो मार के जिताया था, वो मैच भी ऐसा याद आ रहा है कि संजू और हेटमायर के ब्रिलियंस ने जिताया था, वो मैच में अंतर गया था। एक मैच जो हारे हैं वो कह सकते हैं थोड़ा सा उनके लिए मतलब शर्मनाक हार रही है, वो दिल्ली वाला पिछला मैच जो नंबर 10 टीम से हारे, मतलब सबसे ख़राब खेल रही है इस सीज़न में टीम। और ऐसा नहीं कि वो मतलब हारा हुआ मैच था, वो जीता हुआ मैच वो हारे हैं, तो एक गलती शायद कहेंगे उस मैच पर। अदरवाइज़ बाकी मोमेंट में बहुत अच्छा खेला है। बॉलिंग यूनिट आप देखो सबसे बढ़िया इनके पास बॉलिंग यूनिट है। और जहाँ तक बैटिंग की सवाल है, बहुत ज़्यादा आप देखो कि फायर पावर नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़े नेम्स भी नहीं है, लेकिन लिमिटेड एबिलिटीज़ हैं। और स्पेशली हर एक प्लेयर कंट्रीब्यूट करता है, हर एक प्लेयर को अपना रोल मालूम है। और वही चीज़ है कि हर एक मैच में अलग अलग बैट्समैन जो कि वो स्टेप अप करते हैं, चाहे विजय शंकर को देख लो, राहुल तेवतिया को देख लो, या शुभमन गिल हो, खुद हार्दिक पांड्या हो, डेविड मिलर इस फ्रेंचाइजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। तो बढ़िया बैटिंग यूनिट है और ख़ासकर रन चेज़ के लिए जानी जाती है। तो आई फील कि ये टीम सीधा आपको दिखेगी एक टीम जो फाइनल में होगी, टॉप 2 फिनिश करेंगे। यानी कि ये टीम ऐसी है कि टॉप 2 में जाएगी, तो फाइनल ऑलमोस्ट कंफर्म लग रहा है। बाकी वही देखना है दूसरी टीम कौन होती है। बाकी राजस्थान के लिए कहेंगे, आई थिंक टीम उनकी ख़राब नहीं है, बॉलिंग यूनिट उनके पास भी बढ़िया है। खासकर आप देखो आज जो 5 गेंदबाज खेल रहे थे, वो उसमें आपको कहीं पे भी कमी नहीं दिखेगी, चाहे ट्रेंट बोल्ट हो, चाहे संदीप शर्मा हो, फिर चहल हो, जाम्पा हो या अश्विन हो, टॉप क्वालिटी 5 गेंदबाज हैं। और इसके बाद भी आप देखो जेसन होल्डर इनके पास है, फिर कुलदीप सेन इनके पास है, नवदीप सैनी इनके पास है, तो मुरुगन अश्विन भी शायद इनके पास है। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया यूनिट है बॉलिंग वाइज। बैटिंग में भी आप देखो कि थोड़ा सा वहाँ पे इनएक्सपीरियंस आपको दिखता है इंडियन बैटर्स में, लेकिन समवन लाइक ध्रुव जुरेल जिस तरह से खेल रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन आई थिंक जॉस बटलर और जैसा कहा कि संजू सैमसन, ये 2 खिलाड़ी पे बहुत ज़्यादा टीम डिपेंडेंट रहती है। हालांकि जायसवाल ने भी रन किए हैं, लेकिन जॉस बटलर का रन करना, क्योंकि वो जब रन करते हैं तो टीम को जिताते हैं। इवन संजू सैमसन का भी बड़ी पारी आना, क्योंकि वो सिर्फ 20-25 की पारी खेल रहे हैं, जो कि इनफ नहीं है इस टीम के लिए, तो वो चीज़ उनको करनी होगी। और आई थिंक जो उन्होंने एक तरीके से अपने जो कैंपेन को ख़राब किया है पिछले 5 मैच में से 4 मैच में हार के, तो उनको अभी उसका एक तरह से कहेंगे खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब थोड़ा सा वो फंस चुके हैं, उनको 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे टॉप 4 में कम से कम अपनी केस बनाने के लिए, और जो कि मुश्किल होंगे, क्योंकि आगे आप देखो इनको बेंगलोर से भी खेलना है, शायद एक मैच हैदराबाद के साथ भी है। तो इन डिटेल उसका एक और वीडियो में करेंगे सभी टीमों का। लेकिन जैसा कहा कि थोड़ा सा ट्रिकी बन चुका है राजस्थान रॉयल्स के लिए। शायद अगर ये मैच जीत जाते तो शायद अभी उतना डाउट नहीं होता। टीम अच्छी है, लेकिन सर्कमस्टांसेस उनके लिए ख़राब है, तो अभी मुश्किल ही है कहना कि राजस्थान रॉयल्स यहाँ से पहुँच पाएंगे। और कुछ करने के लिए आप देखो उनको दोबारा से जो अपना फॉर्म वो रिगेन करना पड़ेगा, जो उन्होंने फर्स्ट हाफ में किया था कि पहले 5 में से 4 जीते थे, वही एक तरह से रिपीट करना होगा। 4 में से 3 जीतना होगा या 4 में से 4 जीतना होगा, 2 जीत में तो कोई काम होगा नहीं। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी 2 मैचेस कल भी हैं, डबल हेडर एक तरीके से है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। क्योंकि एल क्लासिको का जो रिवर्स फिक्चर है वो खेला जाना है। आपको याद होगा मुंबई में जब मैच हुआ था चेन्नई मुंबई का, तो चेन्नई ने इजीली एक तरीके से हरा दिया था मुंबई को, और शायद वो दूसरा ही मैच था मुंबई इंडियंस का इस सीज़न, चेन्नई का शायद तीसरा मैच था। तो उसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से कहेंगे कि रोमांस तो नहीं आया था, लेकिन क्योंकि अब मुंबई इंडियंस भी पीक कर चुकी है, मतलब 5 मैच जीत चुके हैं वहाँ से, अगले 7 में से बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। और CSK
पहले अगेन वही चीज़ है, राजस्थान रॉयल्स जैसा पहले हाफ में बहुत अच्छा खेले थे, लेकिन सेकेंड हाफ में थोड़ा सा डीरेल ज़रूर हुए हैं, क्योंकि पिछले 3 में से एक भी मैच जीते नहीं हैं। 2 मैच हारे हैं, 1 मैच वॉश आउट हो गया है, उस वजह से पॉइंट शेयर किए हैं लखनऊ के साथ, तो थोड़ा सा मुश्किल में ज़रूर है। और क्योंकि कल चेपॉक में मैच होना है, और चेपॉक का जो पिच इस बार का है वो ट्रेडिशनल चेपॉक पिच नहीं है, जो हमने पिछले 1-2 साल मतलब कुछ टाइम में देखा था, जहाँ पे बैटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। स्पेशली 2021 में याद कीजिए, जब फर्स्ट हाफ एक तरीके से चेन्नई में हुआ था, बहुत ही ज़्यादा ड्राई सरफेस था, मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही थी बैटिंग के लिए। अभी जो विकेट है बहुत ही अच्छा बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, जिसमें हम देखेंगे कि चेन्नई ने शायद 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें हैदराबाद और लखनऊ को हराया है। लखनऊ वाला मैच हाई स्कोरिंग हुआ था, हैदराबाद के खिलाफ थोड़ा सा लो स्कोर बना था, लेकिन 2 मैच से यहाँ पे हारे भी हैं वो। एक तो राजस्थान ने हरा के गया है, और दूसरा मैच जो कि शायद पंजाब ने भी हाई स्कोरिंग मैच हुआ था उसे भी हराया है। तो थोड़ा सा 50-50 रहा है सीएसके के लिए। और कल क्योंकि मुंबई इंडियंस के साथ खेलेंगे, थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि मुंबई जिस फॉर्म के साथ आ रही है और जिस तरह से उनके बल्लेबाज रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो बहुत ही मुश्किल होगा। दोनों टीमों की स्ट्रेंथ एक तरीके से अपनी बैटिंग है, दोनों टीमों की एक तरह से वीकनेस अपनी बॉलिंग है। सीएसके की थोड़ी सी बेटर बॉलिंग यूनिट है, और जहाँ तक मुंबई की बात करें तो थोड़ा सा उनके पास फायर पावर ज़्यादा है बैटिंग में। तो कॉन्टेस्ट बिल्कुल बराबर का होगा, और देखते हैं क्या होता है। और बहुत ज़्यादा क्रूशियल मैच है चेन्नई के लिए, क्योंकि मुंबई जिस पोजीशन पर अभी है पॉइंट्स टेबल में, दे कैन अफोर्ड 2 लॉसेस, तो 2 हार बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन चेन्नई एक ही हार बर्दाश्त कर सकती है। और कल अगर हार गए, फिर बचे तीनों मुकाबले उनके लिए एक तरीके से डू और डाई हो जाएंगे, मतलब नॉकआउट गेम जैसे ही हो जाएंगे, तो वो चीज़ वो नहीं चाहेंगे। और दूसरी तरफ मुंबई भी चाहेगी कि खुद का केस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत किया जाए, और कल ही जीत के एक तरीके से वो एक और कदम जो कि वो टॉप 4 में रख ले। तो खैर देखते हैं क्या होता है कल चेन्नई और मुंबई के बीच एल क्लासिको में। बाकी जो दूसरा मैच होगा, क्योंकि डबल हेडर है कल, तो उसमें आप देखो दूसरा मैच होगा रात को दिल्ली में होना है। दिल्ली कैपिटल्स के सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर होंगे। और वो जो लखनऊ के साथ उनका इंसिडेंट हुआ था, उस जीत के बाद जिस तरह से चीज़ें घटी थी, थोड़ा सा चर्चे में रहे थे विराट कोहली और पूरी जो उनकी आरसीबी टीम है। तो वैसे में उनको मैच में उतरना है कल दिल्ली में। अवे फिक्चर है, लेकिन दिल्ली का क्योंकि आपको पता है विराट कोहली लोकल प्लेयर है, तो सपोर्ट आरसीबी के लिए जमकर वहाँ पे रहेगा। दिल्ली का तो ऑलमोस्ट वही है कि कल अगर हारे फिर इस टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर है। कल जीते तो थोड़ा सा होप अलाइव रहेगा। और आरसीबी के लिए जैसा कहा कि मुंबई जैसी एक तरीके से उनकी भी एक सिचुएशन है कि थोड़ा सा बेहतर प्लेस्ड है। 3 जीतना उनको 5 में से 9 मैचेस अभी खेले हैं। तो कल अगर जीते, क्रूशियल मैच है कल अगर जीते तो थोड़ा सा अपने आप को और बेटर सिचुएशन में पाएंगे, और हो सकता है कल जीतने के बाद वो टॉप 4 में एंटर भी ले ले। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कोई कमेंट देना चाहते हैं कमेंट सेक्शन भी दे सकते हैं, दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। बाकी नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। जो मेरा सेकंड चैनल है ओडिया में कंटेंट है क्रिकेट, उसे भी जाकर सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। बाकी एक और वीडियो में जस्ट इसके बाद ही आपको एक तरह से अगले वीडियो में मिलूंगा, और उस वीडियो में इन डिटेल हम बात करेंगे जो भी टीमें एक तरह से रेस में बनी हुई हैं, ऑलमोस्ट सभी टीमों के बारे में, जिनके जो फिक्चर्स कौन से अभी बाकी है, और किस तरह से अभी पॉइंट्स टेबल में उनका हाल है, और आगे क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में एक और वीडियो में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।